नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दिनेश सिंह परमार अपने YouTube चैनल दिनेश परमार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने अपना वीडियो वर्ब पार्ट 1 एंड सेकंड वीडियो वर्ब पार्ट 2 डाला हुआ है। और वर्ब पार्ट 2 में आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के विषय में जानकारी दी गई है। ये हमारे किसी मित्र ने, हमारे किसी स्टूडेंट ने इसकी डिमांड की थी। दोस्तों, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने जो अपने अनुभवों से ये जाना या समझा है कि जब तक हम किसी चीज़ का बेसिक नहीं समझते, उसकी परिभाषा ढंग से नहीं समझते, उस टर्म को नहीं समझते, उस शब्द के नेचर को नहीं समझते हैं, तो आगे डिटेल्स से पढ़ने में या डिटेल से नॉलेज लेने में हमें कन्फ्यूज़न ही रहता है। इसीलिए मैंने वर्ब्स को लेकर चला हूँ और वर्ब्स को बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। कभी वही हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, कभी वो मेन वर्ब हो जाती है, फाइनाइट वर्ब बन जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाती है, पार्टिसिपल हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो वही सारे वर्ड्स होते हैं, उनमें थोड़ा मोड़ा चेंजमेंट करके वो परिवर्तन होता है। तो वर्ब पार्ट 1, वर्ब पार्ट 2, इनको आप वीडियोज़ को देखें और समझें, आपको बहुत सही और इजी तरीके से जानकारी मिलेगी। आज मैं अपने इस वर्ब पार्ट 3 के वीडियोज़ में एक्सिलरी वर्ब्स के विषय में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये वीडियो मेरा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसमें मैं सिर्फ आज डिस्कशन करूँगा कि ये एक्सिलरीज वर्ब होते क्या हैं। जब हम ये समझ जाएंगे ये एक्चुअली में होते क्या हैं, इनका काम क्या है, तो आगे इनके यूजेस हम बड़ी आसानी से करेंगे। स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन की क्लासेस में कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम देर ना करते हुए मित्रों, हम एक्सिलरी वर्ब्स इसके विषय में जानकारी लेना शुरू करते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। अब इसको समझिए बहुत सरल भाषा में। जब कोई वर्ब किसी सेंटेंस में अकेले ना प्रयोग होकर, यानी अकेले ना आकर किसी अन्य वर्ब के साथ सेंटेंस में यूज की जाती है तथा कोई टेंस बनाने में हेल्प करती है, तो उस वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यानी ऐसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस है, जैसे लिखा है राम इज़ गोइंग, तो ये एक सेंटेंस है और राम इज़ गोइंग सेंटेंस देखने से लग रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसमें इज़, जो इज़ आया हुआ है और इज़ के साथ एक वर्ब और आई है गोइंग, ठीक है ना। तो इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये एक वर्ब इसके साथ में और आई हुई है गोइंग, और ये टेंस बनाने में हेल्प कर रही है। और टेंस तो आप जानते ही हो कि हमें अगर समय को प्रकट करना हो तो हमें टेंस आने चाहिए। तो यहाँ पे राम इज़ गोइंग, इस सेंटेंस में जो इज़ एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि इसके साथ एक वर्ब गोइंग साथ में आई हुई है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो अब आपको समझ में आया, एक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाती है और ये वो वर्ब होती है जो सेंटेंस को बनाने में, टेंस को बनाने में हेल्प करती हैं, और ये अकेले न प्रयुक्त के इनके साथ में कोई दूसरी वर्ब भी आती है। और ये इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो एक्सिलरी वर्ब को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब के अंतर्गत आती है वर्ब बी। वर्ब बी में कौन कौन सी कैटेगरी हमें कौन सी आती है? इज, एम, वॉज, वर्ब। फिर दूसरी कैटेगरी है हैव, HAV, हैव। इसमें आपकी आती है हैज, हैव, हैड। तीसरी कैटेगरी है डू, इसमें आपकी आती है डू, डज, डिड। ये सभी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हैं जो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब इन्हें क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि ये सेंटेंस में अकेले ना आके एक किसी और वर्ब के साथ में प्रयुक्त होती हैं और टेंस बनाने में हेल्प करती हैं, तभी ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। इन्हीं को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस और ले लूँ,
दे वर प्लेइंग अ मैच। ठीक है, अब आपने इसमें देखा कि वर आया है हेल्पिंग वर्ब, और वर के साथ वर एक वर्ब है और साथ में एक वर्ब और आई है प्लेइंग है। तो यहाँ पर WER ये वर है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बन गया क्योंकि इसके साथ में प्लेइंग और लगा हुआ है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन रहा है। तो ये हमारी कहलाएगी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो इसको आप चाहे हेल्पिंग वर्ब बोल दो चाहे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब बोल दें। तो आपको ये क्लियर हुआ ना कि एक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी एक्सिलरी। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आपकी आती इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। और किसी भी सेंटेंस में ये अकेले ना प्रयुक्त होकर किसी न किसी मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त होती हैं और टेंस को बनाती हैं, तभी ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इसकी जो नेचर ऑफ इसकी डेफिनेशन परिभाषा समझ जाएंगे तो आगे आपको हेल्प करेंगे। अगली जो अपनी सेकंड है वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में क्या आते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर। ये आदि आपकी मॉडल एक्सिलरीज हैं। ये अन्य किसी वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर मोड प्रकट करती हैं, यानी कि काम करने का ढंग बताती हैं, हमें काम कैसे करना होता है उसको ढंग बताती हैं। और इनके साथ एक क्वालिटी होती है कि जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है तो इनमें वर्ब की मेन वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। इसमें कोई इसके वर्ब की फॉर्म में किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होता है। तो ये सारी हमारी मॉडल एक्सिलरीज वर्ब कहलाती हैं। जैसे यू कैन गो देयर, आप वहाँ जा सकते हैं। तो कैन आया, साथ में गो आया, तो गो की देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, मैंने शुड का यूज़ करके भी बता दिया। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो शुड के साथ ओबे आया, फर्स्ट फॉर्म आई है। तो जो मॉडल एक्सिलरीज वर्ब होती हैं ये काम करने के ढंग को प्रकट करती हैं और इनमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। और ये होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर। ये सारी के सारी आपकी मॉडल एक्सिलरीज वर्ब कहलाती हैं। अब में तो एक कैटेगरी और रह जाती है आपकी फ्रेजल वर्ब्स। तरह तरह के वर्ब्स के जब हम नेम सुनते तो कंफ्यूज होते तो बिल्कुल ना होइए। फ्रेजल वर्ब्स, PHRASLVERBs, फ्रेजल वर्ब्स। अंग्रेजी में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशंस, एडवर्ब या एडवर्ब पार्टिकल को लगा देने पर उनके अर्थ में चेंजमेंट हो जाता है और वर्ब के ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेज से बन गया फ्रेजल। फ्रेज तो आप जानते हो ना, वाक्यांश, तो जो सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, तो फ्रेज से बन गया फ्रेजल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ फ्रेजल वर्ब के। जैसे एक मैंने वर्ब ले ली आस्क, तो इसकी हिंदी अर्थ होती है पूछना। अब इसको फ्रेजल वर्ब बनाते तो मैंने इसको बना दिया आस्क फॉर। आस्क फॉर, तो इसका अर्थ निकलेगा मांगना। एक और मैं वर्ब लेता हूँ गिव। गिव मीन्स देना, और इसको बनाता हूँ फ्रेजल गिव अप यानी कि त्यागना। एक और बनाता हूँ गिव इन, हार मानना। एक और वर्ब लेता हूँ फाइंड। फाइंड मीन्स पाना, और इसी के फ्रेजल वर्ब बनाता हूँ फाइंड आउट, ये हो जाता है खोजना। एक और वर्ब ले लेता हूँ ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना, और ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना। ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती हैं और ये ऐसी वर्ब होती हैं जिनके प्रीपोजिशन एडवर्ब्स को लगा देते हैं, और जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो इसके मीनिंग में कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है। तो मित्रों, मैं ये आपसे बताने वाला था कि आप वर्ब को लेके बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जैसे आपने देखा कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, जिसको अब एक्सिलरी वर्ब की जब कैटेगरी में कोई पूछने तक एक्सिलरी वर्ब बताइए तो इसमें दो प्रकार की वर्ब आपको बतानी है, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरीज। और प्राइमरी एक्सिलरीज में आपके
ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये किसी न किसी सेंटेंस में किसी न किसी मेन वर्ब के साथ में आके यूज़ होती हैं, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब इसीलिए बन जाती है और टेंस बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इनकी मैंने कैटेगरी बता दी है आप लोगों को कि इनकी जो कैटेगरी होती है प्राइमरी एक्सिलरीज की, वो पहली कैटेगरी होती है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी इसके अंदर आती है इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन। सेकेंड कैटेगरी होती है वर्ब हैव, इसके अंदर आ जाते हैं हैज़, हैव, हैड। फिर थर्ड कैटेगरी वर्ब डू, इसके अंदर आ जाते हैं डू, डज, डिड। तो ये आपके हो गए प्राइमरी एक्सिलरीज एंड मॉडल एक्सिलरीज एंड फ्रेजल वर्ब की ब्रीफिंग, क्योंकि ये बेटा जानना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब इनकी हम परिभाषा समझ जाते हैं, इनका बेस समझ जाते हैं, तो आगे हम डिटेल में हम जब रीड स्टडी करते हैं तो हमें हेल्प मिलती है, हमें सपोर्ट मिलता है। चलिए एक और वर्ब की हम लोग बात कर लेते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब ये क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जिन्हें अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, अपना भाव पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, जिनको आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें इंट्रांसिटिव कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट ना लगा हो तो भी उनका अर्थ या उनका मीनिंग या सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, वो कहलाती हैं आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब। एक आध एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, फर्स्ट एग्जाम्पल है कमला वीप्स। कमला वीप्स, कमला रोती है। अब यहाँ पे वीप्स आपका वर्ब आई हुई है, लेकिन वीप्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है और ये सेंटेंस पूरा भी हो रहा है, कमला रोती है। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, द बॉयज लाफ। द बॉयज लाफ, लड़का हंसता है। तो आपने दो सेंटेंस के एक उदाहरण से देख लिया कि इनमें वीप्स और लाफ दो वर्ब हैं, इनके बाद में किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं हुई है और ये अपने मीनिंग के, अपने भाव को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे वीप्स और जो लाफ है ये इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी, क्योंकि इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। तो सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब में इतना ही समझना है, आप नहीं जाना है। अब अगला पॉइंट हमारा है ट्रांसिटिव वर्ब, सकारात्मक क्रिया की हम लोग बात करते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनको अपना मीनिंग या भाव पूरा करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और वो ऑब्जेक्ट कोई सजीव वस्तु हो सकती है, कोई सजीव चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल है द फार्मर किल्ड द स्नेक। द फार्मर किल्ड द स्नेक। तो किल्ड वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट स्नेक है, किसान ने सांप को मार दिया। तो आपने देखा यहाँ पे स्नेक एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है भाव पूरा करने के लिए। तो इस तरह की वर्ब जिनके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है वो अपनी ट्रांसिटिव वर्ब होती है, सकारात्मक क्रिया होती है। और कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पे इन्फिनेटिव और जेरेंट भी आ जाते हैं, जैसे ही स्टॉप्ड राइटिंग। ही आया, उसके बाद मेन वर्ब आई स्टॉप्ड और बाद में आया राइटिंग, उसने लिखना रोक दिया। तो राइटिंग ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किस तरह का है? जीरेंड। और जीरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है जी लगाओ। तो ही स्टॉप्ड राइटिंग, उसने लिखना रोक दिया। तो यहाँ पे जो राइटिंग है ये ऑब्जेक्ट है, ये जेरेंड के फॉर्म में। दूसरा, यू रिमेंबर्ड टू पोस्ट द लेटर। यू रिमेंबर्ड टू पोस्ट द लेटर। तो यू रिमेंबर्ड, आपको याद आया, आपने याद किया। टू पोस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू लग जाता तो बन जाता इन्फिनिटिव। टू पोस्ट द लेटर, आपको लेटर पोस्ट करने की याद आया। तो वहाँ पे राइटिंग जीरेंड के फॉर्म में ऑब्जेक्ट था, और यहाँ टू पोस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटिव फॉर्म में, इन्फिनिटिव के फॉर्म में।
तो कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, एक निर्जीव होता है, एक सजीव होता है। जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो निर्जीव होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मानते हैं। तो ये जानकारी आपको उपलब्ध कराएगी। मेरा ये मानना है कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, समझने का प्रयास करें। आपका बेसिक्स जैसे ही क्लियर होता है, अगले आने वाले वीडियोस में जो डिटेल्स में हम आपको बताएंगे, जो आपके हर प्रकार के एग्जाम और कॉम्पिटिशन में हेल्प करेंगे, तो आपको उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी। वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। और मेरा बार बार आपसे आग्रह है कि मेरे वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, और बेहतर जानकारी के लिए मुझे प्रेरित करें कि मैं और भी इजी और बेहतर तरीके से आपको इंग्लिश के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। शेयर्स, लाइक, सब्सक्राइब्स। थैंक यू फॉर